सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सेशन 2021-22 फर्स्ट टर्म के लिए वो देखेंगे। और इस सैम्पल पेपर की मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर सेक्शन ए और बी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी और आपको देखना है तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो बचा हुआ हमारा सेक्शन सी और डी है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने डिस्कस कर लिए थे और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स रहेंगे। ये आप देख सकते हो 0.8 मार्क्स। एक चीज़ जो रह गई थी वो ये कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स में किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो सेक्शन ए में हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के भी 5 थे, सिविक्स के 7 और इकोनॉमिक्स के 7 क्वेश्चन। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री से 4, ज्योग्राफी से 2, सिविक्स से 8 और इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चंस। सेक्शन सी में हिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस और ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन, बाकी किसी से कुछ भी नहीं था, ठीक है। और सेक्शन डी की बात करें तो सिर्फ ज्योग्राफी से मैप वगैरह थे जो कि 2 क्वेश्चंस थे। तो इस हिसाब से हम टोटल करें तो हिस्ट्री के टोटल 15, ज्योग्राफी के 15, सिविक्स के 15 और इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन। तो देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे बराबर हैं। अब चलिए सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन ये 4th वाला आप देख लो। इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको जो बताया था वहाँ पर कि 3 लड़ाई हुई थी प्रुशिया की, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन तो सही है, लेकिन मैंने वहाँ ये बता दिया था कि उसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जीते थे, लेकिन असल में ये तीनों कंट्रीज हारे थे और प्रुशिया ही जीता था। अब इसको मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद देखा था, तो अपलोड होने के बाद तो चेंजेस हो नहीं सकते थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो अब हम सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन के अंदर आपको 2 केस दिए होंगे, यानी वही सोर्स दिए होंगे, और टोटल आपको 12 क्वेश्चंस रहेंगे इस सेक्शन के अंदर, जिनमें से कोई 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो नीचे जो सोर्स दिया है उसको आपको पढ़ना है और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर देने हैं, ठीक है। जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो पहला केस दिया हुआ है, या आप कह सकते हो पहला जो सोर्स दिया है वो हिस्ट्री का है और इसे आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। यानी आपका एनसीईआरटी बुक में हिस्ट्री की बॉक्स 1 जो दिया है, मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो पेज नंबर 15 में आपको बॉक्स 1 दिया है। वहाँ देख सकते हो आप जो चीज़ लिखी है वही एज अ सोर्स यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो इससे एक बात ये भी पता चल जाती है कि बॉक्स भी हमको पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले कभी बॉक्स से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी बन गई है क्योंकि सैम्पल पेपर में दिया गया है। तो हो सकता है बॉक्स 1 से यहाँ पर है और आपके मेन बोर्ड में किसी और बॉक्स से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो बॉक्स वाली वीडियो भी मैं अलग से बना दूंगा, वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करेंगे। ग्रिम्स फेरी टेल इज़ अ फैमिलियर नेम इन जर्मनी। अब फेरी टेल क्या होता है? ये वो स्टोरीज होती हैं जो मैजिक से रिलेटेड, यानी जादू से, या एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक काल्पनिक दुनिया से रिलेटेड जो कहानियाँ होती हैं वो हमारी फेरी टेल्स के अंदर आती हैं। तो ग्रिम्स की जो फेरी टेल्स है ना, वो बहुत ही मशहूर नाम है जर्मनी के अंदर। जैसे शेक्सपियर के नॉवेल्स बहुत मशहूर है दुनिया में, या चेतन भगत के नावल इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसी तरह जो ग्रिम्स है ना, उनकी फेरी टेल्स जर्मनी के अंदर बहुत मशहूर है। एक आपको टेल मैं बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा, स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स। ये एक स्टोरी है। तो स्नो वाइट की कहानी इन्हीं ग्रिम्स ने ही पब्लिश की थी। अब ये ग्रिम्स कौन है? तो 2 भाई थे, जैकब और वेलहेम ग्रिम। ये जर्मनी के एक शहर है हनाउ, वहाँ पैदा हुए थे। तो इन्हीं के फेरी टेल्स के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत मशहूर है जर्मनी के अंदर। तो ये दोनों लोग क्या कर रहे थे? लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और बहुत ही जल्दी इन्होंने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स। फोक टेल्स क्या होती हैं? ये वो कहानियाँ होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती हैं। यानी मान लो कोई आदमी था, उसके कल्पना में, यानी उसने कोई कहानी सोची और कुछ लोगों को उसने वो कहानी सुना दी। अब वो लोग दूसरों लोगों को सुना दिए। इस तरह से उस एरिया के अंदर वो कहानी फैल गई। फिर वो अपने बच्चों को कहानी सुना दी, फिर उनके बच्चों को सुना दी। इस तरह से वो कहानियाँ मशहूर हो गई। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं पता होता कि ये कहानी किसने लिखी, बस ये है कि हम सुनाते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। और जनरली वो लिखी भी नहीं जाती, क्योंकि ओरली किसी ने कहानी सुना दी और वो बस चलती रही। तो उसे हम फोक टेल्स कहते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो बहुत से फोक टेल्स हैं। हो सकता है आपने एक नाम सुना होगा, विक्रम बेताल की जो कहानी है, ये भी क्या है? एक फोक टेल्स थी। और हातिम की कहानी, अलिफ लैला, ये सब जो शोज़ बनते थे, ये जो जिन कहानियों पे बनते थे वो फोक टेल्स हुआ करती थी। तो इन दोनों को इंटरेस्ट होगा कि हम फोक टेल्स कलेक्ट करते हैं। इन्होंने 6 साल लगा दिए, गांव-गांव घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे और उनसे कहानियाँ सुनते रहे। जिसको जो भी कहानी पता होती थी वो इनको बताता था। और ये क्या करते थे?
उन कहानियों को लिख लेते थे। ठीक है, वो कहानियाँ विच वर हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशन, जो जनरेशन टू जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही थी, कि वो कहानियाँ जो उनके बाप दादाओं ने, उनके एंसेस्टर ने सुनाई थी, वो इनको सुनाते थे और ये जो ग्रिम ब्रदर्स थे वो लिख लेते थे। अब ये जो कहानियाँ होती थी वो बच्चों में और बड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस थी। अब 6 साल तक तो उन्होंने स्टोरीज़ यानी टेल्स कलेक्ट की। फिर 1812 के अंदर उन्होंने अपनी पहले जो कलेक्शन थे, जितनी भी स्टोरीज़ उन्होंने कलेक्ट की थी, उसको पब्लिश कर दिया, यानी एक बुक के फॉर्म में छाप दिया। बाद में क्या हुआ, ये दोनों जो भाई थे वो एक्टिव हो गए इन लिबरल पॉलिटिक्स, क्योंकि 1812 की बात हो रही है और जर्मनी की बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा 1871 के अंदर जाकर जर्मनी का यूनिफिकेशन हो पाया, वरना जर्मनी अलग अलग हिस्सों में बटा था। कुछ हिस्से अपना ऐसे ही अलग थे और बाकी बहुत बड़ा हिस्सा जर्मनी का वो अलग अलग देश के कब्जे में था। जैसे फ्रांस के हिस्से में था, हंगरियन एम्पायर जो थी ऑस्ट्रो हंगरियन, उसके हिस्से में था। ठीक है, इस तरह से जर्मनी कई हिस्सों में बटा हुआ था। और 1848 के बाद जब फ्रेडरिक सोरू ने पेंटिंग बनाई, उसके बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, मतलब एक तरह से रेवोल्यूशन सा स्टार्ट हो गया कि जर्मन लोगों ने कहा कि अब हम भी अपना एक देश बनाएंगे। तो वो सारे मामले चल रहे थे। तो ये दोनों भाई लिबरल पॉलिटिक्स के अंदर ये भी एक्टिव हो गए। लिबरल पॉलिटिक्स मतलब जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके अंदर ये भी एक्टिव हो गए, स्पेशली द मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, 1848 में जब रेवोल्यूशन एक तरह से स्टार्ट होने लगा, तो वहाँ के जो राजा था उस समय, तो प्रेस पे यानी जो मीडिया वगैरह था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि अब हमारी परमिशन से ही कोई चीज़ आप छाप सकते हो। तो उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कि भाई प्रेस को आज़ादी होनी चाहिए, वो जो चाहे वो छाप सके। इसी बीच इन्होंने क्या किया, 33 वॉल्यूम की एक डिक्शनरी जो जर्मन लैंग्वेज की थी उसे पब्लिश कर दिया। ये जो ग्रिम ब्रदर्स है ना, वो फ्रेंच डोमिनेशन को, क्योंकि फ्रांस की कहानी क्या थी ये भी आपने पढ़ा है कि 1789 के अंदर फ्रांस में एक तरह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। और जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आ गया तो फ्रांस का जो सिस्टम था वो फ्रांस की आर्मी दूसरी जगह जाकर भी स्प्रेड करने लगी, और लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आप हमारे देश में भी आओ और हमारे राजाओं से हमको आज़ाद कराओ। लेकिन जब फ्रांस वाले वहाँ गए, फ्रांस की आर्मी गई, तो एक तरह से अपना कल्चर उनके ऊपर थोपने लगी। तो जो ग्रिम ब्रदर्स थे ना, उनको लगा कि ये जो फ्रांस वाले अलग अलग जगह जाकर, खास तौर से इनका जो जर्मनी के हिस्से हैं वहाँ पर आकर एक तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, एक तरह से कब्जा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर, तो हमारी जो जर्मन संस्कृति है ना, इसको एक खतरा है इस फ्रेंच डोमिनेशन से, क्योंकि फ्रांस वाले आके अपना कल्चर फैलाना चाह रहे थे। और ये जो ग्रिम ब्रदर्स है ये विश्वास करते थे, बिलीव करते थे कि ये जो फोक टेल्स है जो इन्होंने कलेक्ट की है, वर एक्सप्रेशन ऑफ द प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट, यानी जो शुद्ध और सच्ची जर्मन की आत्मा है ना, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको दिखाने का ये एक तरीका है। ये जो फोक टेल्स मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, ये एक तरीका है एक्सप्रेस करने का प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट का। अब इनका जो प्रोजेक्ट था फोक टेल्स को कलेक्ट करना और जर्मन लैंग्वेज को डेवलप करना, क्योंकि डिक्शनरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो डिक्शनरी ये लोग डेवलप कर रहे थे जर्मन लैंग्वेज की। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा एफर्ट था, कोशिश थी टू अपोज जर्मन डोमिनेशन, कि जर्मनी फ्रेंच डोमिनेशन, कि फ्रांस डोमिनेट ना कर पाए, एंड क्रिएट ए जर्मन नेशनल आइडेंटिटी, और एक जर्मनी की पहचान बन सके। भाई किसी देश की पहचान क्या होती है, उसका कल्चर होता है, और कल्चर में एक मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो लैंग्वेज होती है। और जो फोक टेल्स होंगी, कोई भी कहानी होगी, वो किसी खास लैंग्वेज में होती है ओरिजिनली। तो फोक टेल्स के जरिए और डिक्शनरी के जरिए इस लैंग्वेज को मजबूत किया जा रहा था, जिससे उनका कल्चर एक तरह से स्प्रेड हो सके, और कल्चर ही हमारी जो देश की पहचान है वो दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो सोर्स था, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। 47वां वाला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने क्या किया, गिव द टेल अ रीडेबल फॉर्म, यानी एक पढ़ने वाला फॉर्म दे दिया। क्योंकि पहले वो कहानियाँ क्या थी, सुनने और सुनाने का काम था। अब जब उसको प्रिंट करा दिया, लिख दिया, तो अब रीड करने वाली चीज़ बन गई ना। जब किताब में प्रिंट हो गया तो उसको क्या करोगे, रीड करोगे। फॉर्म विदाउट चेंजिंग दियर फोकलोरिक कैरेक्टर, यानी उस फोक टेल्स के अंदर, उन कहानियों के अंदर जो कैरेक्टर्स होते थे, उन कैरेक्टर्स को चेंज नहीं किया कि भाई विक्रम बेताल की कहानी है तो बेताल को ही उड़ा दिया उसके अंदर से, या कोई और कैरेक्टर ले आ दिया। तो उस स्टोरीज़ के अंदर जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जो उस स्टोरी के अंदर जो हीरो है, जो विलन है, उसको नहीं चेंज किया, बस उसको एक पढ़ने लायक फॉर्म बना दिया। तो ऐसा क्यों किया? पहला ऑप्शन चेक करते हैं, द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी। तो भाई पढ़ने, जब उसको प्रिंट करा दिया ना, तो और ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई। मान लो ये पूरा जर्मनी का हिस्सा था, कहीं पर गए, वहाँ पर कोई स्टोरी फेमस है, ठीक है, कोई टेल, फोक टेल फेमस है, तो उन्होंने क्या किया, जब प्रिंट करके पूरे जर्मनी में बांट दिया, तो वो जो कहानी थी वो पूरे देश में फैल गई। इसी तरह मान लो यहाँ से कोई स्टोरी ली और उसको पब्लिश करा दिया, तो वो भी पूरे देश के अंदर फैल गई। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे जर्मनी के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसलिए उन्होंने एक तरह से उसको प्रिंट कराया था, उसको बुक के फॉर्म में दिया था। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि क्यों गलत है। इट बिकेम मॉडल फॉर कलेक्टिंग फैंटेसी टेल। तो भाई फेयरी टेल की बात हो रही है, फैंटेसी टेल की बात नहीं हो रही, तो ये गलत होगा।
बाकी साइंस ऑफ लैंग्वेज देखो, लिटरेचर बिल्कुल साइंस से अलग होती है, तो साइंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लिटरेचर की बात हो रही है। जो स्टोरीज होती हैं, पोएम्स होती हैं, ये लिटरेचर का पार्ट होती हैं। पीपल इजली एक्सेप्ट दियर राइटिंग एडवेंचरस टेल, तो एडवेंचरस टेल नहीं थी, वो फेयरी टेल्स थी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, ए वाला इसका सही है। 48 वाला क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ द लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिम ब्रदर्स वॉट वाइड स्प्रेड, यानी जो इनका लिटरेचर वाला योगदान था लिटरेचर की फील्ड में। लिटरेचर का कैसे फील्ड में, एक तो इन्होंने फोक टेल्स कलेक्ट की थी, ये भी लिटरेचर का पार्ट है, और इन्होंने डिक्शनरी पब्लिश की थी, ये भी लिटरेचर का पार्ट है। तो इसका जो इम्पैक्ट था, यानी इसका जो प्रभाव था, जो असर था, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन जो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है वो कौन सा है, इसको भी ऑप्शन चेक करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, भाई लिटरेचर से, पोएम लिखने से या फोक टेल्स लिखने से या डिक्शनरी बनाने से सिटीज़ और टाउन्स में डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, सेटिंग अप न्यू पॉलिटिकल पार्टी, तो पार्टी भी उन्होंने नहीं बनाई थी। सी वाला ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ इथनिक बिलोंगिंग, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? इथनिक बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यानी किस इथनिसिटी से आप बिलोंग करते हो, किस इथनिक ग्रुप से आप बिलोंग करते हो। यानी सोसाइटी को, समाज को इथनिक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कई तरीके से डिवीज़न होते हैं इसके। पहला डिवीज़न का अगर हम बात करें तो शेयर डिसेंट, यानी अगर आपका ब्लड सेम है, जैसे ब्लैक और वाइट का डिवीज़न होता है ना, तो काले लोग को देख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई इनके पूर्वज एक रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से वाइट लोग, गोरे लोग, इनको भी देख के आप कह सकते हो कि हाँ इनके भी पूर्वज एक रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे वाइट कलर के हैं। तो शेयर डिसेंट के बेसिस पे ब्लैक और वाइट का जनरली डिवीज़न हो जाता है, स्किन कलर का। उसके अलावा इथनिक में एक तरह से और डिवीज़न होता है लैंग्वेज की बेसिस पे, एक जैसी भाषा बोलने वाले एक इथनिक ग्रुप के अंदर आते हैं। और तीसरा एक डिवीज़न होता है, वो होता है कस्टम की बेसिस पे, यानी एक जैसा फैशन करने वाले, एक जैसा ड्रेस पहनने वाले, एक जैसा बिहेवियर, एक जैसा नेचर रखने वाले, वो एक इथनिक ग्रुप में हम रखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इथनिक मीन्स ये समझो कि एक जैसे लोगों का एक ग्रुप हम बना देते हैं। अब वो एक जैसे कैसे लोग हैं, वो अलग अलग चीज़ों पे हो सकता है कि एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, या एक जैसे स्किन कलर वाले हैं, या एक जैसा ड्रेस पहनने वाले हैं। तो ग्रिम ब्रदर्स के लिटरेचर की वजह से इथनिक बिलोंगिंग का प्रमोशन हुआ था, यानी जर्मन जो लोग थे, जो जर्मन भाषा बोलने वाले थे, उनका एक जैसा फैशन था, एक जगह एक जैसा खाने पीने का स्टाइल था और ड्रेस था, तो वो एक तरह से प्रमोट हो रहा था, एक दूसरे को लिंक कर पा रहे थे, जुड़ पा रहे थे। अब डी वाला भी देख लेते हैं, इमर्जेंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, यानी ये वो विचारधारा है जो सोशलिज्म में बिलीव करती है। सोशलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो जनरल प्रोडक्शन की चीज़ें होती है, जैसे आपका फैक्ट्री हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट कहती है कि इस पर पूरी जनता का हक है। कोई भी प्राइवेटली आकर एक आदमी फैक्ट्री नहीं लगा सकता। फैक्ट्री लगाने का काम और उसे चलाने का और उसकी कमाई कौन रखेगा? गवर्नमेंट रखेगी, ताकि गवर्नमेंट सारे लोगों में बराबर से बांट सके। ठीक है, तो ये सोशलिज्म वाली बात हो गई। तो यहाँ इसके बारे में भी बात नहीं की गई है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। आगे हम देखते हैं। थोड़ा इसके अंदर अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ रहा है, ताकि आपको सही ऑप्शन भी समझ में आ जाए और जो ऑप्शन गलत है वो भी सही से आप समझ जाओ। और हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एथनिक बिलोंगिंग, ये भी एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका आगे चल के आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। 49th वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें है द वर्क ऑफ द ग्रिम ब्रदर्स इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्ड पीपल टू कलेक्ट टेल्स, यानी ग्रिम ब्रदर्स का जो काम था, ये इसने लोगों को प्रभावित किया, उनके ऊपर असर डाला कि वो भी इस तरह की टेल्स को कलेक्ट करें। दे बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ, वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, एंड कंसिडर्ड इट एसेंशियल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, नेशनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ क्या है, कैसे किस चीज़ से किसी देश की पहचान होती है। तो आप कहोगे वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, ये किसी भी देश की पहचान होती है। हमारे भारत की पहचान क्या है? हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो कल्चर है, वो पहचान है। तो ग्रिम ब्रदर्स किस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे और किस चीज़ में विश्वास करते थे, तो वो आपका कल्चरलिज्म होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। 50th वाला क्वेश्चन देखते हैं, वाई द फॉरेन डोमिनेशन वॉज कंसिडर थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग। तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि उनको जो फ्रेंच डोमिनेशन था उससे खतरा था, तो ये कह रहा है जो फॉरेन डोमिनेशन है, यानी किसी बाहरी देश का जो कब्जा है, वो नेशन बिल्डिंग के लिए खतरा क्यों है। जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है उसे आपको सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन चेक करते हैं, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी दूसरे वाले देश आएंगे तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखो ऐसा होता तो है, कोई दूसरा देश का आया और वो हमारे रिसोर्सेज लूट के ले जा सकता है, जैसे अंग्रेज़ यहाँ से आए, बहुत सारी चीज़ें लूट कर ले गए, तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है? नेशन बिल्डिंग, देश को बनाने। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिस समय की बात हो रही है
उस समय जर्मनी एक देश नहीं था, कई हिस्सों में बटा था और सारी कोशिश इस बात की जा रही थी कि जर्मनी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ के जर्मनी का यूनिफिकेशन हो पाए। और वो आखिरकार किसमें हुआ? 1871 में जाकर हुआ। तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से, नुकसान करने से नेशन बिल्डिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि देश की पहचान क्या होती है, वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ की जो वैल्यूज होती हैं, यानी उनके जो मूल्य होते हैं, उनके जो संस्कार होते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कल्चर एक होगा और हमारे कल्चर की पहचान जिंदा रहेगी, तब जाके हम नेशन बना पाएंगे। हमारा कल्चर ही अगर खत्म हो जाएगा तो हम किस बेसिस पे देश बनाएंगे? भाई धर्म की बेसिस पे तो यूरोप की बात करो तो वहाँ तो क्रिश्चियनिटी थी, ज़्यादातर तो सब क्रिश्चियन ही थे, तो धर्म की बेसिस पे कैसे बना सकते थे? एक ही चीज़ रह जाती थी, वही है कल्चर हमारा। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज ये वाला ऑप्शन गलत होगा। इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड इथोस, तो ये था सबसे बड़ा खतरा, ये था कि नेटिव क्या होता है? देसी, वहाँ का जो लोकल वैल्यूज है, जो मूल है, जो संस्कार है, और इथोस इसका मतलब स्वभाव होता है, कैरेक्टर होता है, यानी कि कैसा कैरेक्टर है उनका। बाहर का कोई देश आकर यहाँ कब्जा करेगा तो इन चीज़ों को नुकसान पहुंचेगा, जो मूल्य है, जो कैरेक्टर है, उसको नुकसान पहुंचेगा। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वायलेंस है मास किलिंग ऑफ पीपल, यानी लोगों को जान से मारा जाएगा, तो इसकी वजह से नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस नहीं रुक सकता। नेशन बिल्डिंग कल्चर से रिलेटेड होता है कि लोगों को अपने कल्चर से कितना लगाव है। और स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीज इन कंट्री, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, तो बी वाला इसका सही है। 51 वाला देखते हैं। हाउ वर द जर्मन एबल टू कनेक्ट विद देयर कल्चर, तो अपने कल्चर के साथ कनेक्शन उनका कैसे जुड़ा था? जो ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट है उसके रेफरेंस में बात हो रही है। तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। थ्रू द फीलिंग ऑफ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो भाई कम्युनिकेशन के जरिए नहीं, क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था कम्युनिकेट करना। भाई अब देश में किसी हिस्से में हो अगर और दूसरे हिस्से में कोई बात पहुंचाना है तो आपको जाना पड़ता था, या वहाँ तक मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल था, तो कम्युनिकेशन नहीं है। बी वाला ऑप्शन क्या है? ए इसका गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन क्या है? फीलिंग ऑफ वननेस एज यूरोपियन कम्युनिटी, तो भाई यूरोप के तो पूरे थे ही, तो जर्मनी बनाने का फायदा क्या? ये लोग जर्मनी की बात कर रहे थे कि हम जर्मनी का एक स्टेट बनाएंगे। थ्रू फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग नेशनलिस्ट, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। कलेक्टिव बिलोंगिंग इसका मतलब होता है एकता की भावना, यानी अगर अपनापन महसूस होगा, एकता की भावना होगी, तभी आप अपने कल्चर से कनेक्ट कर पाओगे। जब ये मानोगे कि हाँ एक जैसा कल्चर फॉलो करने वाले ये हमारे अपने ही हैं और हमें मिलजुल कर साथ रहना है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे कल्चर से। डी भी चेक कर लेते हैं। थ्रू द फीलिंग ऑफ कोहेरेंस इन द रेफरेंस, तो मैनरिज्म, मैनरिज्म मतलब आपका ढंग, तो ढंग वगैरह की बात नहीं हो रही यहाँ पर, प्योरली कल्चर की बात हो रही है। और कल्चर से आदमी तभी कनेक्ट कर पाता है जब लोगों में एकता की भावना हो। 52 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है। एसेशन में क्या लिखा हुआ है? रिजीम ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, यानी 1858 के अंदर जो रिजीम थी, जो गवर्नमेंट थी, जो रूल कर रही थी, वो किसी तरीके की क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। कोई क्रिटिसाइज करे, कोई हमारे में गलती निकाले, आलोचना करे। और डिसेंट यानी असहमति, यानी जो सरकार ने कह दिया उसे मानो, आप ही ने कहो कि नहीं हम आपसे एग्री नहीं करते। तो अगर कोई ऐसा करेगा कि सरकार की बुराई करेगा, या कोई चीज़ गवर्नमेंट ने या वहाँ के रूलर ने, जो राजा है, डिसाइड किया, उसके खिलाफ आपने कहा कि नहीं हम इस बात को नहीं मानेंगे, तो ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करते थे। रीजन में क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेटिव रिजीम फॉर ऑटोक्रेटिक, तो हाँ ये बात भी सही है। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट लिए गए हैं ना, ये आपके बुक से डायरेक्टली उठाए गए हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 11, जो मेरे पास बुक है उसमें पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है। देखो, कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 फॉर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, यानी जिस पर कोई रोक टोक ना हो, यानी जो राजा है उसके पास ऐसी पावर हो कि वो जो कह दे वही डिसीजन फाइनल है, कोई उस पर इंकार नहीं कर सकता और कोई इसके खिलाफ नहीं जा सकता। और आगे क्या लिखा है? दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ठीक है, तो देख रहे हो स्टेटमेंट है, तो देख रहे हो यही बात लिखी है। एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है। और रीजन में जो बात लिखी है वो एसेशन को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर पूछा जाए कि जो कंजर्वेटिव रिजीम थी वो क्रिटिसिज्म और डिसेंट को टॉलरेट क्यों नहीं करती थी, क्योंकि भैया वो ऑटोक्रेटिक थी, उनके पास इतनी पावर थी। अब उनको कोई समझाएगा दूसरा जाके कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो वो मानेंगे। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए और आर दोनों बात सही है, और आर के अंदर जो बात लिखी है वो ए वाली बात को एक्सप्लेन कर रही है। अब ये दूसरा सोर्स है, ये आपका ज्योग्राफी का है, और इसमें मैं बताऊं तो सीबीएसई ने देखो बहुत गलत काम किया है। ये जो यहाँ से यहाँ तक सोर्स लिया है, ये आपका जो टॉपिक है 4th चैप्टर जो एग्रीकल्चर वाला है, उसका टॉपिक फूड सिक्योरिटी से लिया है। और फूड सिक्योरिटी तो कई साल पहले ही सिलेबस से हटा दिया गया था, यहाँ तक कि एनसीईआरटी बुक से भी हटा दिया गया है। इस साल वाली, पिछले साल वाली भी एनसीईआरटी बुक आप डाउनलोड करोगे तो फूड सिक्योरिटी का टॉपिक ही नहीं है। मतलब सीबीएसई वालों को कहीं से कोई चीज़ नहीं मिली, वही चीज़ जो सिलेबस से और बुक से हटा दी गई वही लोग ढूंढ के लाए। पता नहीं कहाँ से पुराना ये लोग ले आए होंगे, ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। जो चीज़ सिलेबस से हट गई है उसको पूछने से क्या मतलब है?
तो ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि सिलेबस से बहुत पहले ही हट गया था, लेकिन फिर मैं अब पढ़ा दूंगा, वीडियो इसकी बना दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि भाई सीबीएसई का भरोसा नहीं, देखो ऐसे ही ऊट पटांग वाला काम होता है यहाँ। इसको हम पढ़ लेते हैं। अब देखो सोर्स बेस में ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो जितनी बातें यहाँ लिखी हैं जो सोर्स की, वहीं से क्वेश्चन पूछे, उस टॉपिक से कहीं से भी पूछ सकता है या उस चैप्टर में कहीं से पूछ सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही इसमें पूछे गए हैं। अभी आप नीचे देखोगे जो बुक में जो फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक है वहाँ तो दिए हुए हैं, जो पूरा टॉपिक पढ़ा होगा तो वो तो कर ले जाएगा, लेकिन इस सोर्स से खाली देख के कोई कर ले जाए तो ये बहुत मुश्किल है। चलिए हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। एक ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है कल्टीवेशन का फ्रॉम फूड क्रॉप टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट। यानी पहले क्या था, लोग क्रॉप्स वगैरह अनाज वगैरह ग्रो करते थे, गेहूं चावल इस तरह की चीज़ें ग्रो करते थे, लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई अब हम गेहूं चावल ना करके यानी क्रॉप्स वगैरह ना करके फ्रूट और वेजिटेबल, ऑयल सीड हो गया, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हो गए जैसे शुगर केन हो गया और आपका कॉटन हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को अब ग्रो करना लोग शुरू कर दिए जो फार्मर्स हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस हैज लेड टू द रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस। तो इससे ये नुकसान हुआ है कि जितना एरिया पहले जो सीरियल्स हैं यानी जो आपके अनाज वगैरह हैं, गेहूं चावल ये सारी चीज़ें हो गई और जो दाल हो गई, उसका एरिया कम हो गया। यानी मान लो पहले इतने एरिया पे ये चीज़ें ग्रो की जाती थी, अब इतने एरिया पे क्या हो गया, फार्मर ने कहा कि हम ये नहीं ग्रो करेंगे, फ्रूट्स वगैरह ग्रो करेंगे, कॉटन ग्रो करेंगे, शुगर केन ग्रो करेंगे। तो सीधी सी बात है अनाज और दाल वगैरह कम हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसकी पैदावार कम हो जाएगी। अब पॉपुलेशन इंडिया की ग्रो कर रही है और जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, ठीक है। जो लोग पहले जितना ग्रो करते थे वो छोड़ के दूसरी चीज़ ग्रो कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, फूड सिक्योरिटी कैसे हो पाएगी। भाई खाना कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत से लोगों को खाना मिल ही नहीं पाएगा और फूड के दाम भी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अब जो कंपटीशन है ज़मीन का बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, तो एक तो खेती बाड़ी वाला मामला हो गया कि खेती में भी बहुत से लोग अनाज वगैरह छोड़कर दूसरी चीज़ों की खेती करना शुरू कर दिए। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, आप देखा होगा कि पहले जो खेत थे अब उसकी जगह फैक्ट्री वगैरह लग गई या घर बना दिया या हॉस्पिटल बन गए, स्कूल बन गए, तो वो एरिया खेती वाला भी कम हो गया, ठीक है। तो नॉन एग्रीकल्चरल में जो यूज़ हो रहा है उसकी वजह से क्या हुआ, हैज़ रिजल्ट इन द रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। तो जितने एरिया पे पहले खेती होती थी अब वो कम हो गया क्योंकि बहुत से खेती वाली ज़मीन पे घर वगैरह बन गए। जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की यानी ज़मीन से जितना फसल ग्रो होनी है वो भी कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि भाई देखो जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है और इंसेक्टिसाइड्स है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, सॉइल को बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को ग्रो करने की, अगर वो कम है तो भाई फसल भी कम होगी, तो बाहर से फर्टिलाइज़र डाला जाता है, ठीक है, उर्वरक डाला जाता है, जैसे हम खाद कहते हैं। तो वो खाद क्या करती है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, यानी वो मिनरल्स की जो कमी है वो पूरा कर देती है, तो फसल अच्छी होती है। और आपका जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स है वो जो फसल में कीड़े लगते हैं उनको ख़त्म करने के लिए डाली जाती है। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या हुआ, विच वंस शो ड्रामेटिक रिजल्ट, यानी स्टार्टिंग में जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो ये सारी चीज़ें आई थी, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, HYV सीड्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें चैप्टर मैंने आपको पढ़ाई है। तो इससे तो बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट, बहुत तेज़ी से एक बदलाव सा नज़र आया कि भाई अब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फसल ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा चीज़ें होगी। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा इन चीज़ों की वजह से, नाउ हेल्ड रिस्पॉन्सिव फॉर डिग्रेडिंग द सॉइल, यानी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इस तरह की चीज़ें इतनी डाली गई कि सॉइल ख़राब होने लगी, सॉइल की क्वालिटी कम होने लगी। यानी ऐसी ऐसी दवा डाली जाती है और ख़ास तौर से अपने इंडिया में फसल को ग्रो करने के लिए कुछ भी कितना भी दवा डाल दे रहे हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि भाई इतना आपको डालना है, लेकिन और ज़्यादा फसल चाहिए तो और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिए, तो उससे ज़मीन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। पीरियोडिक स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की जो कमी है, हैड लेड टू रिडक्शन इन द एरिया अंडर इरीगेशन। तो भाई बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ तक इरीगेशन सिंचाई नहीं हो पा रही है क्योंकि पानी की कमी हो गई। और बिना पानी के खेती कैसे होगी, सिंचाई कैसे होगी खेत की। इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैड लेड टू द वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी। तो एक तरफ तो ये है कि पानी की कहीं कहीं पर पानी की कमी है, उसकी वजह से खेतों तक पानी पहुंच नहीं पा रहा, सिंचाई नहीं हो पा रही है। भाई जो अमीर किसान है, देखो फूड सिक्योरिटी वाले में ये सारी डिटेल लिखी हुई है, जो अमीर किसान है वो तो इंतजाम कर ले रहे हैं, भाई कुआं खुदवा दिया या ट्यूबवेल वगैरह लगा दिया, लेकिन जो छोटा किसान है वो बेचारा क्या करे, उसके पास तो कोई इंतजाम ही नहीं है, वो पानी के कैसे कर पाएगा। और कुछ जगह पर यह मामला है कि वाटर का मैनेजमेंट ये लोग सही से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अब पानी है, भरमार है, तो पता लगे खेत के अंदर पानी भर गया, ढेर सारा पानी डाला हुआ है। अब वाटर के अंदर कुछ खारापन भी होता है, अब ज़्यादा पानी होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी तो वेपराइज होकर उड़ जाएगा भाप बन के, लेकिन जो नमक है उसके अंदर वो रह जाएगा। और इस सैलिनिटी की वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन है, डिटेल में बात आप जो फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिस्कस हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 53 वाला क्वेश्चन है,
वन कैन इन्फॉर्म फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, तो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो मार्जिनल यानी बहुत छोटे जो किसान हैं और स्मॉल फार्मर यानी जो छोटे किसान हैं हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन, यानी उनके लिए भाई वो तो खेती से बाहर हो गए हैं। तो आपको ये बताना है उसका क्या रीज़न है कि वो खेती अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्पिटिशन से बाहर क्यों हो गए हैं। ए वाला ऑप्शन चेक करते हैं, फूड एंड फ्रूट क्रॉप्स आर एक्सपेंसिव इन मार्केट, तो खाने वाली चीज़ और फ्रूट महंगे हैं। तो भाई महंगे से तो किसान को फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा मार्केट में रेट ज़्यादा होगा फूड का फ्रूट्स का, किसान के लिए तो उतना ही अच्छा है, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ इसकी वजह से तो कल्टीवेशन से बाहर नहीं हो सकता ना, तो ये बात तो गलत है। शिफ्ट टू मल्टीफेरियस क्रॉप अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो ये रीज़न भी नहीं है, बल्कि जो स्मॉल फार्मर है वो अलग अलग तरीके के क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वही चीज़ें वो ग्रो कर पाएंगे जिसमें पैसा कम लगे और जहाँ उनको ये भरोसा हो कि भैया ये चीज़ मिल जाएगी। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने चैप्टर में पढ़ाई है, तो वो चीज़ मिल जाए। भाई गेहूँ इसलिए ग्रो कर देता है किसान कि इसको ये लगता है कि गवर्नमेंट, भरोसा रहता है कि गवर्नमेंट हमारी फसल को खरीद लेगी। तो एक छोटा किसान ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो अलग अलग तरीके के दूसरे क्रॉप ग्रो करे, ठीक है। तो इसकी शिफ्टिंग तो नहीं हुई, तो बी ऑप्शन भी गलत, ए भी सही। पीरियोडिक स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ना वो सारे ही मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की बात की जा रही है। पानी की कमी कुछ जगह पर है, और हमने जैसे देखा कि कुछ जगह तो पानी इतना ही ज़्यादा है कि वहाँ पर पानी वाटर लॉगिंग हो गई, यानी पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। वैसे ये रीज़न एक हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा क्या है प्रोमिनेंट कॉज, यानी सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो एक रीज़न तो है, लेकिन ये छोटा रीज़न है। उन्हीं किसानों के लिए दिक्कत होगी जिस एरिया के अंदर पानी की कमी है। तो डी वाला चेक करते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये सबसे बड़ा कारण है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया कि भाई देखो फर्टिलाइजर्स आ गए, HYV सीड्स आ गई। अब ये चीज़ें क्या आती है, महंगी आती है, पेस्टिसाइड डालना है, इंसेक्टिसाइड डालना है। अब जो छोटा किसान है उसको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं लेगा तो उसकी फसल कम होगी। जैसे मैं आपको बताऊँ, इतनी बड़ी ज़मीन है, अगर उस पर आप फर्टिलाइज़र डालोगे, HYV सीड यूज़ करोगे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करोगे, तो मान लो 100 बैग्स आपको अनाज मिलता है। अगर ये चीज़ नहीं डालोगे तो मान लो 70 बैग आपको मिला। अब उतनी ही बड़ी ज़मीन पे अगर आपको फसल कम होगी तो आपको रेट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो बड़े किसान हैं वो ये चीज़ें डाल के उनको फसल मिल रही है तो वो सस्ते में बेच ले रहे हैं, लेकिन छोटा किसान ही नहीं कर सकता। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ये प्रॉब्लम हुई। और दूसरी बात, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद सॉइल डिग्रेड हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। जैसे हमने देखा था कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन चीज़ों की वजह से क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द सॉइल। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है वो कल्टीवेशन से क्यों बाहर हो गए, क्योंकि एक तो ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है और दूसरी बात सॉइल ही अलग से ख़राब हो रही है ये चीज़ें डालने के बाद। कि मान लो पैसा इंतजाम करके किसी तरीके से हमने ये चीज़ कर दी तो आगे चल के सॉइल ही ख़राब हो जा रही है। 54 वाला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट गिवन ऑप्शन। तो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। इंडियन फार्मर्स आर डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉप पैटर्न, यानी भारत के जो किसान हैं वो अपने जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी अलग अलग चीज़ें ग्रो कर रहे हैं। तो हाँ, ये बात सही है, हर तरीके की चीज़ें अलग अलग किसान ग्रो कर रहे हैं, तो ये बात तो सही है। दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सीरियल टू फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो ये पहली लाइन लिखी है कि जो आपका सीरियल्स है उसकी जगह फ्रूट और वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, तो दूसरी बात भी सही है। जूट इज़ इन हाई डिमांड इन इंडियन मार्केट, तो ये बात गलत है, जूट के बारे में तो हमसे कोई बात ही नहीं की गई है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 55 वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से देयर हैज़ बीन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया अंडर सीरियल एंड पल्सेस। तो हमने ये पढ़ा था कि वो एरिया जिस पे पहले सीरियल्स यानी अनाज और दाल की खेती होती थी, अब वो एरिया कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उसकी यहाँ दूसरी चीज़ें हम ग्रो कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। लैक ऑफ मार्केट टू सेल सीरियल एंड पल्सेस, भाई ये बात गलत है। कभी भी अनाज और दाल की जो डिमांड है वो कम नहीं होगी, क्योंकि ये जनरल खाना है, ये तो आदमी खाएगा ही, भले ही आप कितनी भी चीज़ें खा लो। लेकिन दाल है, अनाज है, गेहूं, चावल, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसकी डिमांड बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो ये बात गलत है। अर्न मोर इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ बात एग्रीकल्चर की बात हो रही है, क्योंकि अभी ऊपर लिखा है आपका कि सीरियल और पल्सेस की जगह वो क्या कर रहे हैं, फ्रूट हो गया, इंडस्ट्रियल क्रॉप हो गया, जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, इसकी खेती कर रहे हैं। यानी एग्रीकल्चर ही फील्ड में, खेती बाड़ी की फील्ड में, लेकिन दूसरी चीज़ों की खेती कर रहे हैं, तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट नहीं हुए हैं। नीड ऑफ ह्यूज लेबर इन कल्टिवेटिंग सीरियल क्रॉप, तो बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, तो भाई मेहनत तो उतनी है, पहले जितनी थी उतनी मेहनत अभी भी है, तो ये बात भी गलत है। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट फ्रॉम कॉमर्शियल क्रॉप, तो ये बात सही है, ज़्यादा पैसा इसमें मिल रहा है जो आपके कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, यानी जैसे आपका कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, इससे पैसा ज़्यादा मिल रहा है,
क्योंकि पहले क्या था ना, देखो अनाज वगैरह जनरली ग्रो करता है किसान कि चलो हमारे फायदे का हो जाएगा, लेकिन जो इंडस्ट्रियल क्रॉप है, जो कॉमर्शियल क्रॉप है, जिनको बेच कर पैसा कमाना है, तो उसमें फ़ायदा ये है कि वो किसान ये सोच रहा है कि यार गेहूँ चावल तो चलो मार्केट से खरीद लेंगे, अगर हम ये चीज़ों की खेती करें, जैसे हम कॉटन खरीदेंगे तो हमारे पास इतना पैसा आएगा कि हम अनाज वगैरह तो खरीद ही लेंगे, साथ ही साथ हम अपने और भी चीज़ें के लिए हमारे पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि ज़्यादा पैसा इसमें मिल रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर मिल रहा है। 56 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, ये एक टाइम तो उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, लेकिन इस समय क्या है, नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द सॉइल। तो इनसे फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, सॉइल को डिग्रेड कर दिया, यानी सॉइल को ख़राब कर दिया, एक तरह से सॉइल की क्वालिटी को कम कर दिया। इन फॉर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दीज इनपुट्स, तो ये तो नुकसान हुआ कि भाई सॉइल की क्वालिटी को कम कर दिया, सॉइल को ख़राब कर दिया इन चीज़ों ने। यहाँ आपको क्या बताना है, इन चीज़ों की, यानी जो आपका फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है और इंसेक्टिसाइड है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट बताना है, यानी इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है, और फ़ायदा हुआ है तो वो क्या हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन चेक करते हैं। दीज इनपुट हैव शोन इंक्रीज आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये बात सही है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। इससे क्या हुआ है, आउटपुट बढ़ा है। सीधी सी बात है, आपने फर्टिलाइज़र डाला, फर्टिलाइज़र डालने से क्या होगा, सॉइल में जिन मिनरल्स की कमी थी वो चीज़ आपने बाहर से प्रोवाइड कर दी, तो सॉइल के पास सारे मिनरल्स होंगे तो फसल अच्छी होगी। दूसरी चीज़, आपने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड डाला, जिसकी वजह से जो पहले कीड़े वगैरह लग जाते थे, फसल को ख़राब कर दे रहे थे, अब वो हिस्सा भी फसल का आपने बचा लिया, तो ज़्यादा आउटपुट होगा। और इसी हिसाब से आपने प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा दिया कि मान लो सब कुछ करने के बाद इतनी बड़ी ज़मीन है, उससे आपको पहले 60 बैग अनाज मिल रहा था, तो अब आपको क्या मिल रहा है, 100 बैग्स मिल रहा है। ठीक है, तो आउटपुट बढ़ गया है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्यों गलत है। दे आर इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एग्रेरियन लॉस। एग्रेरियन लॉस क्या होता है, यही जो सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है ना, इसी हम कहते हैं एग्रेरियन लॉस। इसको कम करना, तो भाई इसने एग्रेरियन लॉस को कम नहीं किया है बल्कि और बढ़ा दिया है। इन चीज़ों की वजह से सॉइल क्या हो गई, देखो लिखा हुआ है डिग्रेड कर दी है, तो एग्रेरियन लॉस इंक्रीज हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है ये प्रोसेस, उससे इंटीग्रल है ये। तो बी वाली बात तो गलत है। दिस इनपुट कैन कट द अमाउंट ऑफ हार्वेस्टेबल प्रोड्यूस, तो ये तो निगेटिव बात है, हमसे पॉजिटिव पूछा है। दे आर लीडिंग कॉज फॉर मोरालिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम, यानी इससे हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो हेल्थ प्रॉब्लम तो हो रही है, बात सही है, लेकिन ये इसके बारे में एक गलत बात है, निगेटिव बात है। हमको पॉजिटिव बताना है कि इनसे फ़ायदा क्या हो रहा है ये बताना है, नुकसान के बारे में नहीं बात करनी। तो सी डी भी गलत होगा, यही ए ऑप्शन हमारा सही है। 57 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। दे आर अ स्टेट इन इंडिया विच आर यूजिंग फर्टिलाइजर, तो इंडिया में बहुत से स्टेट हैं जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लेवल पे। ठीक है, जितना डालना चाहिए उससे ज़्यादा, टू इंक्रीज दियर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि बहुत से किसान, खासतौर से इंडिया में तो यही है कि फसल ज़्यादा के चक्कर में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें आप डाल दे रहे हैं। तो उस स्टेट को आप पहचानिए विच आर एट प्रोमिनेंट लेवल फ्रॉम द अबव ऑप्शन, तो उन स्टेट को बताइए जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, यानी उस स्टेट वाले फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब आपके सिलेबस से फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक तो हट गया, बुक से भी हट गया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं उन स्टेट का नाम, तो वहाँ जब आप बुक में फूड सिक्योरिटी वाला पढ़ोगे तो वहाँ उन स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है, तो वो स्टेट्स आपके हरियाणा और पंजाब हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब जिसने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो ये क्वेश्चन तो नहीं कर सकता। अब इसमें 58 वाला क्वेश्चन देखते हैं। फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड बेस फॉर द फूड सिक्योरिटी, यानी फूड का प्रोडक्शन होगा, खाने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन होगा तो फूड की सिक्योरिटी रहेगी। दो तरीके से रहेगी, एक तो किसानों का भला होता रहेगा, दूसरा खाने की कमी नहीं होने पाएगी और फूड के प्राइस नहीं बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि बहुत गरीब लोग खाना ही नहीं मिल पाए उनको। ठीक है, फूड के प्रोडक्शन की वजह से फूड की सिक्योरिटी होती है एंड इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। जब फूड प्रोड्यूस करोगे तो फूड अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछ ये रहा है व्हाई इज दिस ट्रेंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप। तो भाई जब ये बात है कि फूड प्रोडक्शन, खाने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन इतना ही ज़रूरी है, इससे फूड सिक्योरिटी है और फूड की अवेलेबिलिटी है, तो भाई इंडस्ट्रियल क्रॉप की तरफ लोग शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, किसान इंडस्ट्रियल क्रॉप की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो भाई ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियल क्रॉप में ज़्यादा पैसा है, कॉटन ग्रो करेंगे, शुगर केन ग्रो करेंगे तो इंडस्ट्री वाले खरीदेंगे, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिल रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इंप्रूव लैंड यूज़ पैटर्न, तो ये बात नहीं है। इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक, तो टेक्निक की बात नहीं। इंप्रूव फर्टिलिटी, तो इससे फर्टिलिटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं। टू फेच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग, इससे फ़ायदा ज़्यादा है, पैसा इनको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये मैप वाला है। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपको हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है।
यहाँ पर आपको ए प्लेस मार्क किया हुआ है, यहाँ पर बी मार्क किया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, ए जो है वो एक डैम है, तो बताना है वो कौन सा डैम है। तो भाई देखो कौन सा डैम है, ये ए वाली पोजीशन पे, ये कौन सी जगह है, ये पंजाब है। तो पंजाब में आपका कौन सा डैम है, तो वो है आपका भाखरा नांगल डैम। ठीक है, अब डैम्स का मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है, उसको ट्रिक से मैंने याद कराया है। अगर आपको स्टेट्स का आइडिया हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो आप उस ट्रिक के जरिए बहुत आसानी से कर ले जाओगे। जैसे मैंने भाखरा नांगल को कैसे याद कराया था कि आपका जो भांगड़ा डांस होता है ना, वो कहाँ होता है, पंजाब में होता है। तो भाखरा और भांगड़ा देखो एक जैसा मिलता जुलता है ना। इस तरह मैंने आपको तहरी का बताया था कि ये कहाँ होती है, उत्तराखंड के अंदर ये डैम है। कैसे याद कराया था कि तहरी तहड़ी खाने वाली चीज़ है ना, एक डिश है। तो आपकी मम्मी ने पूछा कि आज क्या बना है, तो आपका आंसर था, यानी आपका उत्तर था कि मम्मी आज तहड़ी बनाओ। ठीक है, तो उत्तर से उत्तराखंड तहड़ी में। इस तरह राणा प्रताप सागर का मैंने याद कराया था कि महाराणा प्रताप क्या थे, एक किंग थे, यानी हिंदी में कहें तो राजा थे। और किस स्टेट में राजा वर्ड लगा है, राजस्थान। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में। तो इस तरीके से मैंने सबका याद कराया था, वो वीडियो देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ए वाला जो डैम है वो भाखरा नांगल है। इसी तरीके से हमसे बी वाला है, ये क्या है, मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट। तो वैसे ही बता सकते हो सबसे ज़्यादा टी का कल्टिवेशन कहाँ होता है। ये सारे ऑप्शन में देखो सबसे ज़्यादा आपका असम में होता है, और यहाँ मैप में भी आपको असम ही शो किया है। ठीक है, ये जो आपका स्टेट है ये आपका असम है, जो बी से शो किया है। तो मैप तो बहुत आसान था, मैप मैंने कराया है, कुछ शायद एक आध चैप्टर का बच्चा भी है तो वो भी करा देंगे। ओके, तो यहाँ आकर ये हमारा सोशल साइंस का जो सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो और भी सब्जेक्ट्स की मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई है, जैसे साइंस की 3 पार्ट में बनाई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद मैथ्स की बनाना है। तो सारी जो आपकी वीडियोस हैं वो एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो वाइज भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको थ्योरी वगैरह पढ़नी है, यानी चैप्टर आपको समझना है, तो मैंने एनसीईआरटी को मैं लाइन बाय लाइन डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि कोई चीज़ भी आपकी रह ना जाए और आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस आपको देखनी है तो उसका भी सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा होगा, उस सब्सक्राइब के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके नीचे एक बेल का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करके फिर ऑप्शंस आएंगे, उसमें ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको एक मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।